नेक्स्ट डिसऑर्डर है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन डायरिया और डायसेंट्री का बिल्कुल रिवर्स है। डायरिया और डायसेंट्री के अंदर गैस्ट्रिक मोटेलिटी बढ़ जाती है, जबकि कॉन्स्टिपेशन के अंदर गैस्ट्रिक मोटेलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है कि जो मूवमेंट है ऑफ मसल्स, मूवमेंट जो है ऑफ मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन, ये डिक्रीज हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। तो मसल्स जो है इंटेस्टाइन के, वो स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो मसल्स हैं इंटेस्टाइन के, वो स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मसल इंटेस्टाइन के स्लो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इंसान की बॉडी में ज्यादा देर तक जो फीकल मटेरियल है, मतलब वेस्ट मटेरियल जो है, वो स्टोर हुआ रहेगा, जमा हुआ रहेगा, टाइम पर एक्सक्रीशन नहीं होगी। और जब टाइम पे एक्सक्रीशन नहीं होगी तो वेस्ट मटेरियल बॉडी में रहेगा जो टॉक्सिक है या पॉइजनस है, तो उससे नुकसान होगा बॉडी को। और ऑलमोस्ट सारा वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, वापस जज्ब हो जाएगा बॉडी में। तो इंसान जो वेस्ट निकालेगा बॉडी से बाहर, इंसान जो बॉडी से बाहर वेस्ट निकालेगा, वो सॉलिड फॉर्म में निकलेगा बाहर। ये जो कंडीशन होती है, ये ज्यादातर उन लोगों को होती है, कॉन्स्टिपेशन ज्यादातर उन लोगों को होती है जिन लोगों में इर्रेगुलर बाउल हैबिट्स होती हैं। इरेगुलर बाउल हैबिट से मुराद है जिनकी ये आदत होती है कि वो टाइम पर वेस्ट को एक्सक्रीट ना करें, इंटेंशनली, मतलब आदतन इंटेंशनली इनहिबिट करें, रोकें डेफिकेशन को होने से, मतलब वेस्ट को बाहर निकालने से इंटेंशनली रोक रहे हैं बार बार। या वो लोग जो के फाइबर रिच डाइट का इनटेक नहीं कर रहे, मतलब वो डाइट नहीं खा रहे हैं जिसमें फाइबर होते हैं, फाइबर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सब्जी में है, रोटी में है, दालों में होते हैं। जो लोग ऐसी डाइट का इनटेक नहीं करते, उन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और कॉन्स्टिपेशन को हम मदर ऑफ ऑल डिजीज कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं जो आने वाले वक्तों में इंसान को हो जाती हैं, जिसको कॉन्स्टिपेशन हो। तो ये कॉन्स्टिपेशन की बात थी। कॉन्स्टिपेशन के बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर है पाइल्स या हेमरॉइड्स। पाइल्स या हेमरॉइड्स जो हैं, ये नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में क्या होता है, पाइल्स या हेमरॉइड्स में क्या होता है? हमारा जो एनस है, जहां से हम वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से बाहर, उसके अराउंड वेन्स होती हैं। एनस के अराउंड जहां से वेस्ट निकलता है बॉडी से बाहर, उसके अराउंड वेन्स होती हैं। बिलफर्स कोई इंसान है, उसको परसिस्टेंटली ये प्रॉब्लम है कि उसको डिफिकल्टी होती है वाइल पासिंग वेस्ट, वेस्ट को बाहर निकालने में उसको डिफिकल्टी होती है। वो फोर्सफुली ताकत लगाता है, फोर्सफुली वेस्ट को एक्सक्रीट करता है, ताकत लगाता है कि वेस्ट उसकी बॉडी से बाहर निकले। या वो पेशेंट है कॉन्स्टिपेशन का, तो क्या होगा? ये जो वेन्स हैं, इन पे जोर पड़ेगा, वेन्स स्ट्रेच होंगी, विच आर फाउंड अराउंड एनस। जो एनस के आसपास वेन्स हैं, उन पे प्रेशर पड़ेगा, स्ट्रेच होंगी वो। और अगर ये वेन्स कंटिन्यू इसी तरह से स्ट्रेच होती रहे जो एनस के पास है,
they will lose their elasticity, ये अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देंगी, और जब ये वेन्स इलास्टिसिटी को लूज कर देंगी तो ब्लीडिंग होगी, ब्लड आएगा, एनस से ब्लड आएगा। तो इंसान बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, खड़ा हुआ है, कोई भी काम कर रहा है, उसमें से उसकी बॉडी से एनस से ब्लड निकल रहा है, लीक हो रहा है ब्लड कंटिन्यूअसली। ये उन लोगों को ज्यादातर होता है जिनको कॉन्स्टिपेशन हो बाद में चल के। इसके अलावा ये पाइल्स की टाइप्स हैं, दो टाइप्स होती हैं पाइल्स की। एक होते हैं एक्सटर्नल पाइल और एक होते हैं इंटरनल पाइल। दो तरह के पाइल्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। फर्क क्या है एक्सटर्नल पाइल में और इंटरनल पाइल में, डिफरेंस क्या है? एक्सटर्नल पाइल्स जो होते हैं, इसमें जो वेन्स हैं विच आर फाउंड सुपरफिशियली, जो ऊपर की तरफ हैं, विच आर फाउंड सुपरफिशियली अराउंड एनस, जो एनस के पास है लेकिन स्किन के बिल्कुल नीचे ऊपर है। स्किन है, स्किन के बिल्कुल नीचे वेन है एनस के पास। ये डायलेट अगर हो जाएं, ये चौड़ी हो जाएं, ये लूज कर दें अपनी इलास्टिसिटी, तो ऐसे पाइल को कहते हैं एक्सटर्नल पाइल। और अगर वो वेन्स जो के वो वेन्स जो के डीप हैं, वो वेन्स जो के डीप हैं, वो वेन्स जो के डीप हैं, डीप है मतलब काफी अंदर की तरफ है, अराउंड एनस हैं, ये भी म्यूकोजा के पास है, अराउंड म्यूकोजा, म्यूकोजा इंटरनल लाइनिंग होती है, अराउंड म्यूकोजा है, वो वेन्स अगर डायलेट हो जाएं तो उसको कहते हैं इंटरनल पाइल्स। तो दो तरह के पाइल्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल पाइल्स वो होते हैं जिसमें वो वेन डायलेट होती है एनस के पास जो ऊपर की तरफ है, स्किन के बिल्कुल नीचे है। और इंटरनल पाइल्स वो होते हैं जिसमें वो वेन डायलेट होती है जो वेन काफी अंदर है एनस के, म्यूकोजा लाइनिंग के पास है। म्यूकोजा इज अ इंटरनल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो दो तरह के पाइल्स होते हैं। अक्सर लोगों की सर्जरी होती है, ऑपरेशन होते हैं, और ऑपरेशन के जरिए इसको सही किया जाता है। अच्छा, मैं कह रहा था पाइल्स जो हैं दो तरह के थे, एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स। ज्यादातर पेशेंट्स के ऑपरेशन होते हैं और ऑपरेशन के जरिए जो है इसको ठीक किया जाता है, लेकिन उन पेशेंट्स को पाबंद किया जाता है कि आप आने वाले वक्त में ज्यादा ताकत नहीं लगाएंगे, फोर्सफुल एक्सक्रीशन नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं अपना वेस्ट मटेरियल, टाइम पे एक्सक्रीट करेंगे। इसके अलावा सॉफ्ट फूड खाएंगे, ज्यादा मिर्चों वाली चीजें नहीं खाएंगे, तेल ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे खाने में, साफ साफ सुथराई का ख्याल रखेंगे, फाइबर रिच डाइट खाएंगे। तो अगर इंसान इन बातों का ख्याल रखता है तो उसको दोबारा पाइल्स नहीं होते। लेकिन अगर कोई इंसान इन बातों का ख्याल ना रखे आफ्टर सर्जरी भी, तो उसको दोबारा हो जाते हैं पाइल्स। तो पाइल्स ऐसी कंडीशन है। इसके अलावा नेक्स्ट डिसऑर्डर है डिस्पेप्सिया। नेक्स्ट डिसऑर्डर है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया कहते हैं एपीगैस्ट्रिक डिस्कंफर्ट को। एपी के मायने होते हैं अबव, गैस्ट्रिक के मायने है स्टमक, डिस्कंफर्ट इंग्लिश का वर्ड है, इसके मायने है अनईजीनेस। अनईजीनेस मतलब बेचैन होना, बेसुकूनी, इस्तराब का शिकार होना। तो जो डिस्पेप्सिया है वो एक ऐसी कंडीशन है, डिस्पेप्सिया है वो एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें इंसान को कंटिन्यूअसली दर्द होता है। इंसान को कंटिन्यूअसली दर्द होता है।
इंसान को कंटिन्यूअसली दर्द होता है जब भी कभी वो खाना खाता है। और कहाँ दर्द होता है? अक्सर आपने सुना होगा ना, मैदे के मुंह पे दर्द हो रहा है। तो जो मैदे का मुंह लोग जो बोलते हैं वो ये है एपीगैस्ट्रिक रीजन, स्टमक से ऊपर वाला हिस्सा। ये जो कंडीशन है ये ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि स्टमक में एचसीएल की जो प्रोडक्शन है, एचसीएल की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई हुई है, वो बढ़ी हुई है। इसके अलावा हार्ट बर्निंग सेंसेशन होती है। हार्ट बर्निंग सेंसेशन होती है, ऐसा लगता है कि सीना जल रहा है। फ्लॉट्यूलेंस है। फ्लॉट्यूलेंस का मतलब है गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ऐसा लगता है सीने पे कोई वजन है। नौजिया की फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग होने वाली है, ऐसा लगता है वॉमिटिंग होने वाली है। ये है डिस्पेप्सिया। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है पेप्टिक अल्सर। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है पेप्टिक अल्सर। अल्सर क्या चीज है? अल्सर है एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो म्यूकोजा है, म्यूकोजा मतलब इंटरनल लाइनिंग, म्यूकोजा मतलब इंटरनल लाइनिंग जो है वो डैमेज हो जाती है। कहाँ की इंटरनल लाइनिंग डैमेज हो जाती है? या तो स्टमक की इंटरनल लाइनिंग डैमेज हो जाती है या ड्यूडेनम की। तो इसका मतलब है अल्सर दो तरह का हो सकता है। अगर स्टमक का है तो उसको कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, और अगर ड्यूडेनम का है तो उसको कहते हैं ड्यूडेनल अल्सर। दोनों सूरतों में अगर आपने टाइम पे इलाज नहीं किया तो दे कैन इजीली कन्वर्ट इनटू कैंसर। ये जो स्टमक में एचसीएल प्रोड्यूस हो रहा है ये डैमेज कर रहा है लाइनिंग को। बाज लोगों में हेरिडिटिकल होती है कंडीशन। हेरिडिटिकल मतलब उनके पेरेंट्स को भी था, अब इनकी औलादों को भी है। बाज लोगों में जो लोग कंटिन्यू टेंशन या डिप्रेशन लेते हैं उन लोगों को डेवलप हो जाता है अल्सर। जिनको ड्यूडेनल अल्सर होता है उनको आराम आ जाता है, कंफर्ट आ जाता है आफ्टर हैविंग मील। खाना खाने के बाद उनको आराम आ जाता है। लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर वालों के साथ ये चीज नहीं होती, इनको कंटिन्यू बेचैनी बेसुकूनी रहती है। ड्यूडेनल अल्सर वालों में पेन रिटर्न होता है आफ्टर 2 to 3 आवर्स। 2 से 3 घंटे के बाद दोबारा पेन शुरू हो जाता है। जबकि गैस्ट्रिक अल्सर वाले जो हैं इनमें 30 मिनट्स के बाद या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के बाद दोबारा से पेन स्टार्ट हो जाता है। तो बेटे अल्सर में तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अल्सर में तो ये सारी चीजें हो रही हैं कि पेन हो रहा है स्टमक में या ड्यूडेनम में आफ्टर हैविंग मील। इसका भी इलाज है, इसकी दवाएं आती हैं बहुत सारी, वो पेशेंट को देते हैं कि आप ये जिंदगी भर खाएंगे अब जब तक जिंदा है। जैसे एक दवा है उसका नाम है राइजेक, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। इसका केमिकल फार्मूला है ओमीपेराजोल। ये दवा देते हैं पेशेंट को ताकि ज्यादा अल्सर बढ़े ना, आराम आए। और पेशेंट को कहते हैं कि भाई आप जो है नमक मिर्च वाली चीजें कम खाएं, तेल वाली चीजें कम खाएं, मसालों का इस्तेमाल कम करें अपने खाने में, ताकि ये आपकी कंडीशन और खराब से खराब तर ना हो।
ये है इसका सलूशन। इसके बाद है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब ये है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो इंसान ने खाना खाया है या जिस चीज का इंटेक किया है वो चीज सही नहीं थी, उसमें बैक्टीरिया थे, वायरस थे, प्रोटोजोआ थे, या कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो उस इंसान के लिए सही नहीं है। इंसानों में अगर हम कॉन्टिमिनेटेड फूड या वाटर का इंटेक कर लें तो ये हो जाता है। कॉन्टिमिनेटेड का मतलब है जिसमें बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हो, प्रोटोजोआ वगैरह हो, फंगस वगैरह हो। एक बैक्टीरिया, उसका नाम है सेल्मोनीला। ये बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में चला जाता है तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ज्यादातर अनकुक्ड खाना खाने से, सही तरह से पके हुए जो ना हो खाना, उसके खाने से ये होता है। और इसमें मोशन होते हैं बहुत ज्यादा, उल्टियां होती हैं बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो जाता है बॉडी से। इसको गैस्ट्रोएंट्राइटिस भी कहते हैं। इस कंडीशन को गैस्ट्रोएंट्राइटिस भी कहते हैं, फूड पॉइजनिंग को। उसके बाद है नेक्स्ट मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। ये क्या चीजें हैं? मेल न्यूट्रिशन क्या है? मेल न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी इंडिविजुअल को कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। जैसे बिलफर्ज, खाने को तो मिल रहा है, खाना मिल रहा है, लेकिन उसमें किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी है। जैसे बिलफर्ज प्रोटीन की कमी है, जैसे फर्ज करो कार्बोहाइड्रेट की कमी है, फैट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, किसी वाइटामिन किसी पर्टिकुलर वाइटामिन किसी पर्टिकुलर वाइटामिन की कमी हो सकती है। तो खाने को तो मिल रहा है इंसान को, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर चीज की कमी है उसके खुराक में। इस कंडीशन को कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन क्या है? अगर कोई इंसान कंटिन्यूअसली, लगातार एक्सेसिव इनटेक कर रहा है फूड का जो कि उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, या वो फूड ज्यादा है उसके इस्तेमाल से, इतना तो काम ही नहीं करता जितना फूड का इंटेक करता है, ज्यादा खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा, इतना बर्न नहीं करते जितना खा लेते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ओबेसिटी डेवलप हो जाएगी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। और हमें मालूम है कि ओबेसिटी जो है उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स होती हैं। और प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? हार्ट अटैक होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि तेल ज्यादा खा रहे होते हैं, हाइपरटेंशन होती है उसकी वजह से, तो और मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। इस चीज को कहते हैं ओवरवेट या ओबेसिटी या ओवर न्यूट्रिशन, कि जरूरत से ज्यादा खाना। फिर एक और कंडीशन है, इसको कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन क्या है? अगर किसी इंसान को न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, मतलब खाने को ही कुछ नहीं मिल रहा,
जैसे आप देखते हैं ना अफ्रीकन ममालिक हैं बहुत सारे, वहां पे कहत पड़ता है, वहां बारिशें नहीं होती, जमीन जरखेज नहीं है, तो ना वहां जानवर पाए जाते हैं, ना वहां पौधे या सब्जियां या फल उगते हैं। तो वो लोग जो हैं वो लोग कहत से मर जाते हैं, उनको कुछ खाने को ही नहीं मिलता सिरे से। इस कंडीशन को कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन। उनकी हड्डियां उनकी खाल के साथ जाके चिपक जाती हैं, क्योंकि जब आप किसी इंसान को फाकों पे रखोगे, कुछ दोगे ही नहीं खाने को, तो वो कमजोर से कमजोर तर होता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी बॉडी बिल्कुल ही लीन हो जाएगी, पतली हो जाएगी बिल्कुल, और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी, मर जाएगा। इस कंडीशन को हम अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। आखिर में ये दो डिसऑर्डर्स हैं, एनोरेक्सिया नर्वोजा और बुलिमिया नर्वोजा। आखिर में ये दो डिसऑर्डर हैं, एनोरेक्सिया नर्वोजा और बुलिमिया नर्वोजा। इनकी बात भी सुन लो बेटे, ताकि डायबिटीज डिसऑर्डर्स यहां पे कंप्लीट हो जाए। एनोरेक्सिया नर्वोजा और बुलिमिया नर्वोजा जो हैं, ये दोनों फीमेल डिसऑर्डर्स हैं। ये दोनों फीमेल डिसऑर्डर हैं, फीमेल को होने वाली बीमारियां हैं। एनोरेक्सिया नर्वोजा यंग फीमेल्स को होती है, बुलिमिया नर्वोजा एल्डर एज की फीमेल्स को होती है। दोनों साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, दोनों साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं। साइकोलॉजिकल कंडीशंस है मतलब ये ब्रेन डिसऑर्डर है, इनका ब्रेन सही वर्किंग में नहीं है। दोनों फीमेल्स को लगता है दे आर ओवरवेट, ये मोटी हैं, हालांकि इनको लगता है ऐसा ये मोटी है, हकीकत में ये मोटी नहीं है। इनको लगता है ऐसा ये मोटी है, ये मोटी है नहीं। ये जो एनोरेक्सिया नर्वोजा वाली फीमेल हैं, ये क्या करती हैं? डाइटिंग। हालांकि इनका वजन नॉर्मल है, उसके बाद भी डाइटिंग कर रही हैं। दो दो तीन तीन दिन तक कुछ नहीं खाती। तो जब पहले ही नॉर्मल वजन था और 2-3 दिन तक कुछ नहीं खाएंगी तो क्या होगी? वीकनेस हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी बहुत। तो जब बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाएगी तो ये बेहोश हो जाएंगी, फिर इनको इनके घर वाले जो हैं वो हॉस्पिटल लेके भागेंगे। इतना ज्यादा वजन कम हो जाएगा इनका कि इनकी हालत मरने जैसी हो जाएगी। ये है कंडीशन, जिसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोजा। मतलब कंप्लीटली रिफ्यूज कर देती है, कुछ खाती ही नहीं है। इनका वजन इतना कमजोर हो जाता है कि जैसे हड्डियां जैसी नजर आ रही होती हैं बस। इनको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। ब्लूमिया नर्वोजा वाली जो फीमेल है, ये एल्डरली एज की फीमेल है, इनके साथ भी यही मसला है। इनको लगता है ये मोटी हैं, ये भी डाइटिंग करती हैं, लेकिन 2-3 दिन डाइटिंग करने के बाद इनको लगता है भाई अब तो हम पतली हो गई हैं। तो ये क्या करती हैं, इनको अटैक होते हैं, किस चीज के? बिंज ईटिंग के। ये क्या करती हैं, ये इतना खाती हैं 2-3 दिन डाइटिंग करने के बाद कि घर में जितना बना हुआ होता है ये सब खा जाती हैं। और ज्यादातर ये जो फीमेल्स होती हैं ये चॉकलेट लवर्स होती हैं, ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाती हैं, जितना भी चॉकलेट है, पेस्ट्री है, केक है, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये सब खा जाती हैं। तो ये जो फीमेल है ब्लूमिया नर्वोदा वाली, ये इनको साइकोलॉजिकल कंडीशन है, ये बिंज ईटिंग करती हैं, हर थोड़े दिन के बाद इनको दौरे पड़ते हैं और एकदम से बहुत सारा खाना शुरू कर देती हैं ये। इस कंडीशन को कहते हैं ब्लूमिया नर्वोजा। यहाँ पे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हमारे बेटे कंप्लीट हो गए।